हेलो बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 2 को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसके पाठ की प्रमुख प्रमुख बातों को जानेंगे, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। उसके बाद पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे, फिर पाठ के जो पाठ्येतर प्रश्न है, पाठगत प्रश्न है, उसको हम लोग चलेंगे और जानेंगे। आप बच्चों से, सभी बच्चों को यह बताना है कि आप सारे पाठ को विस्तार रूप से आप अपने से जरूर पढ़िएगा। उसमें कई सारे क्रियाकलाप हैं, उसको सावधानी पूर्वक कीजिएगा। आइए पाठ को देखते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये परिघटनाएं पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ इत्यादि से होती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ये जो परिघटनाएं हैं, ये मानव जीवन को, संपत्ति को, प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं और इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना है। आज हम लोग और इस पाठ के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि तड़ित और भूकंप कितना विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके दुष्परिणामों को जानेंगे, इसके कारणों को जानेंगे। तो आइए जानते और समझते हैं कि है क्या। पहले जानते हैं तड़ित को। ये तड़ित क्या है भाई? ये तड़ित अब एक चीज़ है, आपने देखा होगा जब बिजली का खंभा होता है उस पर से तार गया रहता है, जब हवा जो है ना चलता है तो हिलने डुलने से क्या होता है, आप देखिएगा ना, तार में चमक उत्पन्न होती होगी, कड़कड़ाहट होती होगी। उसके बाद घर में कोई ढीला प्लग है, उसमें अगर होल्डर है, उसमें प्लग को लगाते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। उसके बाद उसी प्रकार आप अक्सर देखे हैं कि जब ऊनी कपड़ा, पॉलिस्टर कपड़ा अगर अंधेरे में देखिएगा, निकालते समय चट चट की आवाज़ आती है, छोटी छोटी चिंगारी देखी जाती है। आप सबने देखा होगा, या आपने ये भी किया होगा कि हाथ पर अगर प्लास्टिक का स्केल रगड़ दिया जाए और उसके छोटे छोटे कागज़ को सटाया जाए तो वो एक दूसरे में सड़ जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कागज़ का टुकड़ा क्यों सटा, कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों उत्पन्न हुई, आकाश में विशाल स्तर पर चिंगारी क्यों दिखती है। आप देखते होंगे ना कि तड़का तड़कता हो, बिजली कड़कती होगी, वही ना तड़ित है। छोटे स्तर पे घर में ही छोटे छोटे चिंगारी होते हैं, बादलों में कैसे इतना बड़ा चिंगारी होता है। तो इस हम कह सकते हैं कि तड़ित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते और जानते हैं। प्राचीन काल में चिंगारियों को लोग क्या होता था, एक दैविक प्रकोप मानता था, दैविक घटना मानता था, अंधविश्वास के कारण यह है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता था। अब होता क्या है, अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से इस पाठ में हम चीज़ों को जानेंगे। हम यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है। संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु दूसरे वस्तु की ओर क्या होता है, प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। कौन? विद्युत। अगर संपर्क में नहीं भी रहता है तब भी प्रभावित हो जाता है। इस प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। हम एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने बादलों के रगड़ के कारण को जानने के लिए एक प्रयोग किया। उसके बादलों के रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
पतंग में नुकीला चालक लगाया और पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी लगा दी। पतंग के टॉप में क्या लगाया? एक नुकीला चालक लगाया और रेशम के धागे से वो बांध दिया। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचालित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन ने उस चाबी के समीप उंगली ले गए तो झटका लगा, चिंगारी दिखी। यह पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण क्या होता है? ही होता है और वह जमीन पर लाई जा सकती है। इस प्रयोग को आप कदापि घर पे ऐसे अपने से नहीं करेंगे, यह खतरनाक होता है। अब देखिए, अगला है रगड़ से आवेशन। यह आवेशन क्या होता है? हम सबने अभी जो पढ़ा ना, वो रगड़ को ही पढ़ा ना, कि एक दूसरे से रगड़ाता है। क्या रगड़ाता है? वो प्लास्टिक और ऊन के कपड़े एक दूसरे से रगड़ाते हैं, तार का तार एक दूसरे में रगड़ाता है, बादल बादल से रगड़ाते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ है कि एक रगड़ से आवेशन की बात कही जा रही है। तो पहले समझते हैं ये आवेशन क्या होता है। आवेशन जब किसी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वो आवेशन होता है। ठीक है, अब आता है, और ये आवेशन जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। आगे के कक्षाओं में पढ़ा जाएगा, इस कक्षा में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको बताते चलते हैं। आवेशन जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको धन आवेशन, एक होता है ऋण आवेशन। धन आवेशन क्या है? पॉजिटिव और एक निगेटिव। धन आवेशन जब किसी पदार्थ में के परमाणु में प्रोटॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश होता है, वो धन आवेश होता है। इसको फिर से समझते हैं। जब किसी पदार्थों के परमाणु में प्रोटॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश होता है तो आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है और उससे उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसको चूंकि ये अलग है, थोड़ा सा विस्तार है, इसको आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, बस आप समझ के लिए इसको जानिए। अभी देखिए कुछ क्रियाकलाप दे हैं। देखिए यहाँ बैलून एक पास है, ये अलग अलग हो रहा है। ये क्रियाकलाप है, इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यह क्यों हो रहा है। अब ऊपर शीर्षक था रगड़ से आवेशन। अब इसको समझते हैं, रगड़ से आवेशन क्या होता है। आवेशन हम समझ लिए। आवेशन में हम क्या समझे? आवेशन हम समझे हैं कि जब किसी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो विशेष प्रकार का गुण विकसित होता है और एक दूसरे को वो आकर्षित और विकर्षित करते हैं। अब आता है रगड़ से आवेशन। अब आओ रगड़ के आवेशन को समझते हैं। ये रगड़ का आवेशन क्या है भाई? तो रगड़ का आवेशन, इस किताब में कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो इसको हम पहले परिभाषा के रूप में जानते हैं। दुनिया की वैसे सारी वस्तुएं जिसके पास द्रव्यमान होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी सामान होता है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है ना, वो एक सूक्ष्म कण की परमाणु से मिलकर बना होता है। तथा परमाणु भी मूलतः 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? वो 3 कण से बना होता है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन से वो बना होता है और इन्हीं न्यूट्रॉन से बना होता है। और उनकी उपस्थिति क्या होती है? उसमें रहती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु की नाभिका में उपस्थित रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिका में उपस्थित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष के चारों ओर चक्कर काटता है। जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, ये तो पदार्थ की बनावट हो गई। अब हुआ, अब जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ
से रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ के परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करता है। जिस पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित, तथा जिस पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो धन आवेशित कहलाता है। अतः रगड़ से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही पदार्थ आवेशित होता है। अब हम सब लोगों ने अभी कुछ देर पहले जाना कि एक सामान है, एक पदार्थ है, ये कैसे बना है, ये किसी से बना है, ये सूक्ष्म कण से बना है, सूक्ष्म कण से बना है। और ये सूक्ष्म कण किससे बना है? परमाणु से बना है। और परमाणु में क्या है? इस परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उस कण के क्या होता है? भीतरी नाभिक में रहता है, उसके नाभि में रहता है। कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर कौन सा रहता है? बाहर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है और इसी के साथ संक्रिया होती है। और अगर ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित, अगर वो छोड़ता है तो धन आवेशित। इसी रगड़ से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही पदार्थ आवेशित होता है। यही है आपको रगड़ से आवेशन। अब देखिए इसमें देखिएगा, आप देखिएगा ये अब क्या होगा। यहाँ एक अलग स्थिति दिख रही है। इस क्रियाकलाप आप कीजिएगा, दो बैलून है। जब दो बैलून को आपस में रगड़ के सटाया जाता है तो एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, वो भागते हैं। दो प्लास्टिक की अगर कोई रिफिल है, उनको रगड़ के और एक जगह सटाया जाए तो सटेंगे नहीं और दो विकर्षित होंगे। लेकिन एक बैलून को और एक रिफिल को रगड़ कर और एक दूसरे से सटाया जाता है तो क्या होता है? एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। तो क्या होता है यहाँ होता है, यह एक नियम होता है कि समान पदार्थ के रगड़े हुए गुब्बारे एक दूसरे से प्रतिकर्षित किया, क्रियाकलाप में है। समान पदार्थ में रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया। यानी समान पदार्थ है, अगर समान पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ा जाता है और एक दूसरे के पास ला जाता है तो क्या होता है? एक दूसरे से प्रतिकर्षित होता है, वो अलग होता है। लेकिन असमान चीज़ों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाता है तो क्या होता है? वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि दो समान आवेश के बीच विकर्षण और दो असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि दो अगर समान चीज़ है, उसको अगर एक दूसरे के बाद तो विकर्षित होता है, और दो असमान आवेश वाले को लाया जाएगा तो क्या होता है? वो आकर्षित होता है। इसको कह सकते हैं समान जाति एक दूसरे को विकर्षित करती है और असमान जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। यही इस पूरे के पूरे कार्यकलाप में दिखाया गया। अब एक और बात है कि आवेश का यहाँ एक दिख रहा है आपको, आवेश का स्थानांतरण। भाई ये आवेश का स्थानांतरण क्या है? आइए इसको बहुत संक्षेप में समझते हैं। जब किसी चालक तार के द्वारा आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाने की क्रिया को चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। चालन द्वारा। अब हम इसको अगर कहें कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाने वाले आवेश के क्रिया को आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। यही आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण, यहाँ आवेश यहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो किसी न किसी चालक के माध्यम से वो जाएगा। यही बात है और यही इस क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया। सीधा बताता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। आप सुने होंगे ना, इस आप एक सर विद्यालय में है तो आप सुने होंगे कि सर का ट्रांसफर हो गया, तो सर का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, यहाँ से वो वहाँ चले गए। तो वहीं आवेश का स्थानांतरण क्या होता है? एक व्यवस्था के द्वारा होता है। जब किसी चालक किसी तार के द्वारा आवेश एक से दूसरी जगह वस्तु में जाने की क्रिया होती है
तो आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ये वहाँ जाने के माध्यम कई हो सकते हैं, वो तरंग के माध्यम से भी जा सकते हैं, तो लेकिन माध्यम तो है ना, यही है इस आवेश का आपको स्थानांतरण। अब यही है, अब तड़ित है। अब तड़ित में क्या होता है? आप देखिए यहाँ, ये तड़ित का कावेशन है। इसको पढ़िएगा तो लगेगा कि तड़ित कैसे होता है। अब क्या, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं, पढ़ा है ना। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। जो जलवाष्प है वो क्या है, ऊपर जो है बादल है ना, वो बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है और बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है और धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है। यही है ना, असमान बातें, ऋण और धन वाली बातें हैं, तो क्या हुआ, एक परिणाम हो गया और क्या होता है, वो एक विद्युत प्रवाह होता है और चमकीली धारियां निकलती हैं, जिसको हम लोग वो नहीं कहते बादल तड़क रहा है, और तीव्र ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। इसी को तड़का गिरना कहते हैं, इसी को कहते हैं बिजली गिर गया। अब देखिए, तड़ित से सुरक्षा। तड़ित से सुरक्षा में क्या हमको रखना होगा? तड़ित झंझा और तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है ना। जब तूफान की अवस्था होती है तब खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए सुरक्षित स्थान के लिए खुला स्थान में नहीं रहना चाहिए, कि सुरक्षित स्थान में चले जाए। घर अथवा छत के अंदर की जगह सुरक्षित स्थान है। जब भी तूफान चाहे तड़का रेखा की बात आती है तो जल्दी घर में घुस जाए, पक्के घर में कहा जाता है घुसने के लिए। यदि आप किसी बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हो तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद करके उसके अंदर ही रहना सुरक्षित है। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे न ही रहें। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए, बड़े वृक्षों के नीचे नहीं। यदि खेतों में हैं तो वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है खुली मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़कर उकड़ू बैठना। पेड़ के नीचे रहने के लिए हमेशा मना किया जाता है, नहीं रहना चाहिए। ये तड़ित से सुरक्षा का की एक बड़ी बात है। अब देखिए, बिजली, टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के नीचे के प्रयोग से बचना चाहिए, उसके नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, जैसे ऊपर बताया गया। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना चाहिए। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। झंझा क्या होता है? वहीं बिजली कड़कन। वातावरण साफ होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। उसके बाद तड़ित चालक है। तड़ित चालक जानते हो? तड़ित चालक होता है कि ऊंची घरों पर, चिमनियों पर आदि भवन पे तड़ित से बचाव के लिए क्या होता है, एक तड़ित चालक लगाया जाता है। त्रिशूल टाइप का देखिएगा लगाता है, वही होता है। उसमें क्या होता है, जब बिजली कड़कती है ना तो उसके माध्यम से जो बिजली का जो आवेश है ना वो हो कहता है, उसके माध्यम से नीचे ज़मीन में आ जाता है। और उसको ऐसे ही ऊपर नहीं लगा दिया जाता है, उसके अंदर एक नीचे तार जो है लाके नीचे ज़मीन में उसको गाड़ दिया जाता है और 3-4 फीट नीचे ले जाके पत्थर को नीचे ले जाके ज़मीन में प्लेट में उसको गाड़ के और ढक दिया जाता है। तो होता क्या, जब बिजली कड़कता है तो उसके माध्यम से जो करंट है, विद्युत है, उस तड़ित चालक के माध्यम से ज़मीन में चली जाती है। अब आता है प्रमुख चीज, भूकंप। हम सब ने भूकंप के बारे में सुना। भूकंप, भू आ कंप, भू मने भूमि, कंप मने कांपना, भूमि का कांपना, यही भूकंप कहलाता है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। हमने
अभी कुछ देर पहले चक्रवात, तड़ित, तूफान, भाव, भूस्खलन, कुछ को हमने अभी तड़ित के बारे में पढ़ा, और इन सब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम पिछले वर्गों में जानकारी ले चुके हैं। अब आता है भूकंप। भूकंप क्यों होता है भाई? भूमि क्यों कांपती है? भूमि क्यों कांपती है? अब देखिए, भूमि कांपती क्यों है, इसको समझते हैं। हम सबको पता है कि भूमि के कांपने से, भूकंप से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों को 1934 में बिहार में भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी था। 1990 में भी आया, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो बहुत भयानक भूकंप आया था। और कुछ दिन पहले भी अपने यहाँ भूकंप आया था, वो सबको पता है कि बहुत विनाशकारी होता है। इसके बचाव के उपाय होते हैं, सब इस पे हम चर्चा करेंगे। अब ये भूकंप क्या होता है, इसको जानना है। अभी हमने बताया कि भूमि का कांपना भूकंप है, सीधी सी बात है। यहाँ लिखा गया है किताब में, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ये गड़बड़ी क्या है, हम पता करेंगे। भूकंप अक्सर आते हैं, पर हम हमेशा उससे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन और संपत्ति की क्षति भी इससे होता है। अब देखिए भूकंप के कारण। अब भूकंप का क्या कारण है, आपको पता है? जो भूकंप, भूमि जो है ना, आप सबको पता है पृथ्वी घूमती रहती है ना, घूमती रहती है, यह गतिशील है। अब देखिए, पृथ्वी की, आपने 7वें में पढ़ा होगा ना कि पृथ्वी की 3 परत है। पहले परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। दूसरे परत को मेंटल, और तीसरे को क्रूड। ये क्या होता है? ये सियाल होता है। ये क्या होता है? ये आपको मेंटल वाला जो होता है, ये दूसरा वाला, ये क्या होता है? सीमा होता है। और क्या होता है? ये क्या होता है? नीफे होता है। तो भाई साहब, और ये सियाल होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकेल एंड फेरस। ये कुछ खनिज पदार्थों से मिलके बने होते हैं। पृथ्वी की भी अपनी परत है, और ये जो सारे परत है ना, ये प्लेटों में है, टुकड़े टुकड़े में है। अब एक ही साइज में, एक ही शेप में नहीं है। अगर इस तरह देखा जाए तो पृथ्वी इस तरह प्लेटों में है और टुकड़े टुकड़े में है, इस टुकड़े, इस टुकड़े, इस टुकड़े टुकड़े में है। अब जब, चूंकि पृथ्वी जब चलती घूमती है, आप सबको पता है पृथ्वी घूमती है, जब ये पृथ्वी घूमती है तो होता क्या है कि घूमने के दौरान पृथ्वी जब घूमना शुरू करती है तो क्या होता है, ये जो प्लेट्स है ना, एक दूसरे से कहीं रगड़ जाता है, कहीं एक दूसरे के ऊपर टकरा जाता है, कहीं एक दूसरे से रगड़ खाने लगता है, कहीं क्या होता है, एक दूसरे से टकरा जाता है। अब यही टकराने के चलते क्या होता है, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं इधर से उधर होती हैं, और तब पृथ्वी में कंपन आता है। इसी तरह भूकंप होता है। यही भूकंप। और आज हमने भूकंप को जो जाना, तड़ित चालों को भी जाना, और भूकंप को जो है ना रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ये जो है, ये भूकंप रोधी, ये भूकंप मापी यंत्र है, जिसको क्या कहता है, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है इसको। ये भूकंप आपको मापक यंत्र है, इसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। इस प्रकार हम भूकंप के बारे में जाने। अब इसके बचाव के क्या उपाय हैं? अब भूकंप के बचाव क्या है कि किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहें। जब झटका है तो छिप जाए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया अथवा इस तरह की जैसी चीज़ें रख लीजिए। घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं अपने ऊपर न गिरे, आपके ऊपर वो न गिरे। यदि आप घर से बाहर हो तो भवन, बिजली, तारों और वृक्षों से दूर स्थान पर लेट जाइए, अगर आप घर से बाहर हैं तो। यही चीज़ें हैं, और कुछ इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इसकी जैसे भू प्रॉपर्टी, यानी भूमि के
ऊपर की बात, इसको क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। भूकंप, अर्थक्वेक। तड़ित, लाइटिंग, तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर। आवेश स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। यह कुछ चीज़ें हैं और ये प्रमुख चीज़ें आपको इसमें क्या है, हमने क्या सीखा इसमें से? इसमें हमने कुछ सीखा, इसको आगे हम और भी विस्तृत रूप से आगे जानते हैं महत्वपूर्ण बातों। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, यह हमने जाना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, हमने अभी देखा। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित, जाना ना, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। सजातीय विकर्षित और विजातीय आकर्षित करती हैं। रगड़ के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। क्लियर है? जब आवेश गति करती है तो विद्युत धारा बनती है, यह है वो। बादलों और पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित एक प्रकार की विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित जीवन और संपत्ति को नष्ट करते हैं। तड़ित चालक घरों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। ये आगे क्या है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों के रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। क्लियर है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेशित अर्जित कर जाता है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाए गए युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। कैसे आवेशित है या नहीं है उसको जांच कौन करेगा? उस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। अब किसी आवेशित वस्तु में आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अचानक कांपने और थरथराने को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप। पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, हमने अभी प्लेट्स की बात की ना, जिससे प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जो किताब में दिया गया है। उसके बाद कुछ इससे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो जागरूकता एक मन में आती है, उस तरह के प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्यूरियोसिटी होती है, उसको देखेंगे हम। तड़ित क्या है और ये कैसे पैदा होती है? बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक तड़ित कहलाती है, जो बादलों में आवेश के एकत्रित होने के कारण पैदा होती है। रगड़ने पर कैसा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है? रगड़ने पर स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो स्वयं गति नहीं करता है। आइए, क्या विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में भेजा जा सकता है? हाँ, आवेश का स्थानांतरण यही तो कहलाता है। हाँ, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा इसे भेजा जा सकता है। भू संपर्कन क्या है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहलाती है। तड़ित चालक जो है ना, इसी व्यवस्था पे काम करती है। अब देखिए क्या है, विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? क्या तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? आइए देखते हैं। बिल्कुल, विद्युत विसर्जन। तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। हवाएं ऊपर जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं। देखिएगा, इस फोटो को भी देखते चले। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है और हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। संघनित जलवाष्प क्या होता है? बादल के रूप में रहता है और हवा से जब रगड़ होती है तो आवेशों का क्या होता है? पृथक्करण होता है, आवेश बंटते हैं। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। किसके नीचे? बादलों के नीचे। और धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है। बादलों के नीचे भी आवेश जमा हो जाता है और
धरती के ऊपर भी आवेशित, के ऊपर भी हवा भी आवेशित होता है। धरती के ऊपर जो जो हवा है वो भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां होती हैं। अब देखिए कैसे है ये, यहाँ ऊपर धनावेश और ये यहाँ ऋणावेश, जब इन सब चीज़ों का जो सम्मिश्रण होता है तो चमकीली क्या होती है, आपको एक धारियां बनती है जिसको बिजली चमकना पड़ते हैं। यहाँ ऊपर क्या है, धनावेश है, नीचे धनावेश है, बीच में ये ऋणावेश जो भी आपको बताई गई है। और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे हम त्वरित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्लियर है? आइए, त्वरित चालक क्या है? त्वरित चालक एक ऐसी सरल और कारगर युक्ति है जिसका उपयोग भवनों एवं बड़ी संरचनाओं को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये भवनों पे देखिएगा ना, त्रिशूल नुमा लगाए जाते हैं और इसमें क्या होता है, एक तार लेके नीचे ज़मीन में ले जाके पत्थर के साथ उसको 2-3 फीट, 3 से 4 फीट में क्या किया जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है। और जब बिजली चमकती है तो इसके माध्यम से बिजली धरती में समाहित हो जाती है। अब भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई एक झटका होता है। यह पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। चलिए, भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र क्या है? वे क्षेत्र जहाँ भूप्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ भूकंप आने की आशंका अधिक होती है, वो भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न जो किताब में दिए गए। पहला, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है कुछ देर पहले कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती हैं, विकर्षित करती हैं यानी प्रतिकर्षित करती हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, त्वरित चालक त्वरित से भवन की सुरक्षा करते हैं। अब भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। क्लियर है? आइए अब देखते हैं जो प्रश्न होते हैं किताब में, जो प्रश्न है उसके उत्तर जानते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों? सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे कपड़े शरीर की त्वचा के घर्षण से आवेशित हो जाता है। हमारे कपड़े शरीर की त्वचा के घर्षण से आवेशित हो जाता है और विद्युत उत्पन्न होती है। जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश के कारण चट-चट की ध्वनि सुनाई जाती है। यहाँ ये छूट गया है, आप इसे लिख लेंगे। अब आइए, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए, इस चीज़ को बताइए। चलिए, ये कपड़ों नहीं कपड़े होगा, ठीक है। चलिए, चूंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब भूकंप मापी का चित्र बनाइए के लिए कह रहा है। ये क्या कह रहा है? भूकंप मापी का चित्र बनाने के लिए कह रहा है। देखिए, भूकंप मापी का चित्र है, क्या है? ये एक स्तंभ है, एक टेक है, इसके देखिए ये चुंबक है, देखिएगा ये पूरा का पूरा टेक है ना, और ये एक इसके साथ एक टोरी के साथ एक चीज़ लटकाया गया और इसके नीचे एक पेन है। ये दोलक जो है ना, ये दोलक है, इसके साथ एक पेन है। और ये क्या का है? ये एक राउंड करता हुआ नाचता हुआ चीज़ है और इस पर क्या है? ये पेपर लपटा हुआ है और इसी के माध्यम से चीज़ें चलती है। तो ये इसको समझते हैं। ये क्या है? घूर्णी ड्रम है। ये घूर्णी माने घूमता हुआ ड्रम है जिसपे पेपर लपेटा हुआ है। आइए काम कैसे करता है इसको देखते हैं। इस उपकरण में एक मजबूत फ्रेम से, वही टेक वाली बात, एक भारी चीज़ को एक स्प्रिंग की सहायता से
दोलक के रूप में लटकाया जाता है। इसके निचले सिरे पर एक पेन लगा रहता है। इसी पेन की नोक से घूमते हुए ड्रम पर लगे कागज के संपर्क में आता है और भूकंप आने पर दोलक कंपन करने लगता है और इन कंपनों के कारण पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। बहुत आसान तरीके से इसको, यानी हिलने से जो पेन जब इधर उधर करेगा तो जब कंपन कब होगा, जब भूकंप आएंगे या जब कंपन होगा तो पेन हिलेगा और कागज पे वो एक रेखा बनाता चला जाएगा। इसी से होता है। आइए देखते हैं तड़ित और भूकंप से अपनी सुरक्षा के का वर्णन करें। तड़ित से हम निम्न प्रकार की सुरक्षा कर सकते हैं। तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान और सुरक्षित पर नहीं होता है, इसलिए खुले स्थान पे तड़ित अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, यानी खुले स्थान में हमें नहीं रहना चाहिए। किसी घर या अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद करके अंदर रहना सुरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेतों में हैं तो वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है खुले मैदान में लेट जाना और सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा होता है। बिजली और टेलीफोन के तारों खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विसर्जक है। ठीक है, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा है तो टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना चाहिए। झांझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। चलिए, उसके बाद वातावरण शांत होने पर सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए। वातावरण जब शांत हो जाए तो सुरक्षित स्थान पे आना चाहिए, जाना चाहिए। चलिए, अब भूकंप से सुरक्षा की बात है। किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीजें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। यदि आप घर से बाहर हैं, ये तो घर के अंदर की बात है, तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। चलिए ये हैं पाठ के प्रश्नों को। अब इसके अलावा कुछ विविध प्रश्न हैं जो आपके मन में एक उत्सुकता बस आता होगा कि ये क्या है, ऐसे क्यों होता है। वो क्या है प्रश्न? बिजली इस्त्री यानी आयरन जो प्रेस होता है में अवरक प्लेट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? नीचे देखिएगा ना, जो जिस पे प्रेस चलते हैं ना, कपड़ा जिससे प्रेस होता है वो अब्रक का होता है, वो क्यों यूज होता है? तो आइए वो देखते हैं। अब्रक ताप का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक। ये ताप का कुचालक होता है, गर्म होगा तो गर्म होगा, लेकिन इसमें विद्युत नहीं जा सकता है। विद्युत धारा गुजरने पर नाइक्रोम एलिमेंट ताप उत्पन्न करता है। उसके अंदर आयरन के अंदर नाइक्रोम एलिमेंट लगा होता है। जब बिजली डाला जाता है तो गर्म हो जाता है और अब्रक स्त्री की प्लेट को ताप देता है, परंतु अपने में से विद्युत नहीं गुजरने देता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है आपको, बल्ब का तंतु तांबे का क्यों नहीं बनाया जाता? अब देखिए, बल्ब का तंतु फिलामेंट तांबे का इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसके विपरीत तंतु का प्रतिरोधक अधिक होना चाहिए ताकि विद्युत धारा से गर्म होकर प्रकाश दे। इसलिए क्या होता है, तांबे का नहीं बनता, क्योंकि तांबे का जो प्रतिरोधक जो है ना वो कम होता है। इसीलिए तंतु का प्रतिरोधक अधिक होना चाहिए, इसलिए उस तांबे का नहीं बनाया जाता है। चलिए, अब बल्ब के तंतु में कुंडलीदार तार प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि तांबे का नहीं बना क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तांबे की कम होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, जिसके लिए तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। कम स्थान में लंबी तार के प्रयोग करने से
उद्देश्य से कुंडलीनुमा रखा जाता है। देखिएगा ना, इसीलिए फैन में होता है ना, तो बॉडी ऐसे 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 कर करके वो फैन का वो बांधा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। तार यहाँ तो बल्ब की बात हो रही है, तो बल्ब में देखिए वो जो है वो टंगस्टन वाली जो तंतु है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो देखिए घुमावदार होता है वो। चलिए, एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ऋण आवेशित क्यों हो जाती है? रगड़ने पर बिल्ली की खाल भी आवेशित होती है। यदि हाँ तो क्यों? जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से कुछ ऋण आवेश एबोनाइट की छड़ पर आता है। पहले से एबोनाइट में धन तथा ऋण आवेश समान मात्रा में मौजूद रहता है। बिल्ली की खाल में ऋण आवेश आने पर एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। दूसरी तरफ बिल्ली की खाल से थोड़ा ऋण आवेश निकल जाने के कारण उस पर धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाता है। चलिए, हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, उसकी आवृत्ति क्या है? आइए देखिए। हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा है। यह धीरे धीरे घटती हुई शून्य पर हो जाती है। इस बिंदु पर धारा की दिशा पलटती है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अपने अधिकतम परिणाम तक बढ़ती है। अपने अधिकतम परिणाम पर पहुंचने के बाद फिर यह दोबारा शून्य तक घटती है। विद्युत धारा का एक दिशा में बढ़ने और बढ़कर शून्य तक घटने, फिर विपरीत दिशा में शून्य से बढ़ने और फिर शून्य हो जाने का यह चक्र लगातार दोहराता रहता है। इस विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। हमारे घरों में प्रयोग किए जाने विद्युत में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। हमारे घरों में जो प्रयोग किए जाने वाले जो चीज़ें हैं उसमें जो यंत्रों में साध्य यंत्रों में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। इस प्रकार कुछ ये क्वेरीज वाले आपके मन में जागरूकतावश उगने वाले कुछ प्रश्न हैं जिसको हमें जानना है। चूँकि ये किताब के प्रश्न थे, लेकिन ये मन में एक कुछ प्रश्न उठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये आपके नॉलेज को बढ़ाया है। चूँकि ये थोड़ी बड़ी स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए आपके दिमाग में रहा और इससे आपको आगे फायदा होगा अगले वर्गों में। इस प्रकार आज हमने इस पाठ का विश्लेषण किया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, अभ्यास प्रश्नों को जाना। इस तरह आज ये पाठ समाप्त होता है। और आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और इसको शेयर कीजिए आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से। यदि आप शिक्षक हैं तो अन्य शिक्षक साथियों से शेयर कीजिए ताकि वो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकें। मैं जल्दी ही तीसरा पाठ लेके उपलब्ध होऊंगा। धन्यवाद आप सभी का।